नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 8 का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। गाइस, ये चैप्टर भी सभी चैप्टरों की तरह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे भी सभी चैप्टरों की तरह बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम, और साथ ही हम इस चैप्टर के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमें पर्यावरण और संसाधनों को राजनीति के विषय के अंदर पढ़ना पड़ रहा है। अर्थात हम क्यों पढ़ते हैं पर्यावरण को राजनीति के अंदर, कैसे पर्यावरण राजनीति का विषय बन जाता है, और ऐसे ही अन्य बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से सबको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ का भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हो तो आपको इस चैप्टर से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि हमने इस वीडियो में लगभग इस चैप्टर से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं सभी को कवर करने का प्रयास किया है। तो गाइस, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है वो है विश्व की साझी संपदा से आप क्या समझते हो। विश्व की साझी संपदा से आप क्या समझते हो और साझी विरासत से आप क्या समझते हो। तो गाइज, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझा देता हूँ कि इस टॉपिक को यदि आप समझ गए तो आपको लगभग इस चैप्टर की 50% पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी कि अक्सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ विश्व की साझी संपदा होती क्या है, साझी विरासत किसे कहते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताऊं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिस पर किसी एक देश का या किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर बल्कि संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, और इसी को विश्व की साझी संपदा की संज्ञा दी जाती है, साझी संपदा के नाम से जाना जाता है। अर्थात मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका प्रयोग एक व्यक्ति नहीं करता है या एक देश नहीं करता, संपूर्ण विश्व करता है। जैसे नदियों का पानी, ये शुद्ध हवा, ये समुद्र का पानी, समुद्र के जीव जंतु, साथ ही सूर्य से मिलने वाला प्रकाश, और ऐसे ही अन्य बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिन प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक देश का कब्जा नहीं है, कोई एक देश इसको यूज नहीं करता है बल्कि संपूर्ण विश्व इसको यूज करता है। तो इसी आधार पर जब संपूर्ण विश्व इसको यूज करता है तो हम इसको इसीलिए साझी संपदा कहते हैं, यानी सभी की संपदा। तो विश्व की साझी संपदा का अर्थ क्या हो गया, विश्व के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिस पर किसी एक देश का कब्जा ना होकर, किसी एक देश का अधिकार ना होकर, जब पूरे विश्व का अधिकार होता है, संपूर्ण विश्व का जो है उसके ऊपर कब्जा होता है, तो ऐसे संसाधनों को हम साझी संपदा की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। गाइस, अब हम बात करेंगे साझी विरासत का। अब साझी विरासत क्या होती है, तो आपको ये समझना होगा, जब ये प्राकृतिक संसाधन हमको मिले हुए हैं जिसको हम बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं और काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी हम इनको यूज करते रहेंगे। गाइस, जब हम इनको सब मिलकर के यूज कर रहे हैं, सब इनका लाभ उठा रहे हैं, तो गाइस इस तरीके से इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसी एक देश की तो है नहीं, या किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई एक देश थोड़ी ना यूज कर रहा है इसको, या कोई एक देश थोड़ी ना इसको जो है हानि पहुंचा रहा है। यदि यूज कर रहा है, लाभ उठा रहा है एक देश, तो चलो ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, वही इसको सुरक्षित करेगा। लेकिन जब संपूर्ण विश्व ही इसका लाभ उठा रहा है, और जब संपूर्ण विश्व इसको लाभ उठा रहा है तो संपूर्ण विश्व इसको हानि भी पहुंचा रहा है। जब संपूर्ण विश्व इसको हानि पहुंचा रहा है, संपूर्ण विश्व इसको लाभ उठा रहा है, तो गाइज इसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है, इसकी
सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक देश करके ना होकर संपूर्ण विश्व की है। तो गाइज इसी को जब साझी विरासत की जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व की होती है तब हम इसी को साझी विरासत के नाम से जानते हैं। अर्थात जितनी भी हमारी साझी संपदा है जब हम उसको सुरक्षित करने का जिम्मा पूरा विश्व ले लेता है तब हम उसको साझी विरासत की संज्ञा देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि साझी विरासत और साझी संपदा से क्या अर्थ है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण से जुड़े मामलों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का हिस्सा किस प्रकार बन जाता है, या हम क्यों राजनीति में पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम राजनीति के अंदर पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले हम दो कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे पूरा का पूरा हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हम राजनीति के अंदर पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उसको ऊंचा रखना, सभी लोगों की भलाई की चिंता करना और इस प्रकार की जो विभिन्न सुविधाएं हैं उसका जिम्मा जो है राज्य का होता है। यानी लोगों के जीवन स्तर को ठीक करना, सामाजिक स्थिति को सुधारना और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं देना राज्य की जिम्मेदारी। पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो रक्षा के लिए सभी राज्य व सरकारें वैश्विक भागीदारी की भावना से काम करती हैं और इसीलिए पर्यावरण संबंधी मुद्दे विश्व राजनीति का जो है एक विषय बन जाती हैं। विश्व राजनीति के क्षेत्राधिकार में इसको हम पढ़ते हैं। अर्थात जब एक सुरक्षित जिंदगी देना, एक सुरक्षित माहौल देना देश की जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करेंगे जब सुरक्षित माहौल और सुरक्षित जिम्मेदारी देना देश की जिम्मेदारी है तो ऐसी स्थिति में फर्ज राज्य का यह भी बनता है कि स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वस्थ प्राकृतिक संसाधन भी राज्य व्यक्तियों को मुहैया कराए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अब ऐसी स्थिति में उनको स्वच्छ रखना है तो भाई राज्य की जब जिम्मेदारी बीच में फंस जाती है, जहाँ पर सरकारों का मामला बीच में फंस जाता है तो वो राज्य और सरकारें जहाँ भी आ जाती हैं तो वो वो विषय है वो राजनीति का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए सामाजिक राजनीतिक स्तर को ठीक करने के लिए, सामाजिक आर्थिक स्तर को ठीक करने के लिए, लोगों की भलाई की चिंता करने के लिए राज्य का दायित्व हो जाता है। तो राज्य जैसे बीच में आया तो ये राजनीतिक विषय बन गया। इसके बाद की चर्चा करते हैं हम और कैसे कह सकते हैं कि हम या किस आधार पर हम जो है पर्यावरण को राजनीति में पढ़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर यह समझना होगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं और हर देश अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करके तीव्र गति से विकास को प्राप्त करके हम जल्दी से आगे बढ़े और इस विकास की होड़ में या कहें विनाश की होड़ में संपूर्ण विश्व एक साथ लग जाता है। अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को जानबूझकर अनदेखा करके अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। अब यदि इसी प्रकार से ये गतिविधियां चलती रहीं, यदि इसी प्रकार से ये गतिविधियां आगे चलती रहीं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा विकट हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में ज़रूरी ये होता है कि हमें सदस्य देशों के खिलाफ जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी। अब जब पर्यावरण का मामला फंस जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश जो पर्यावरण को यूज़ कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो अपना जो है पक्ष रख सकता है, पक्ष के आधार पर कह सकता है कि पर्यावरण तो सबका है, हम अकेले थोड़ी ना इसको हानि पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कार्रवाई करेंगे जब कोई सरकार ही बीच में नहीं होगी, जब कोई संस्था ही बीच में नहीं पड़ेगी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने वाले। तो गाइस कैसे हम जो देश पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसी स्थिति में हमें राज्यों की आवश्यकता पड़ती है, हमें देशों की आवश्यकता पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है
ताकि हम देशों का, राज्यों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रयोग करके ऐसे देश जो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं उसको दंड दे सके। तो दंड देने का काम तो कोई जायज बात है, एक अथॉराइज्ड संस्था ही कर सकती है, और वो प्राधिकरण होगा राज्य, संस्थाएं या एनजीओ। जब देश, फिर वही बात आ जाती है, जब देश बीच में पड़ जाता है तो कोई देश का मामला आते ही वो राजनीति का विषय बन जाता है। अर्थात हम यदि चाहते हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले देशों के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, तो ऐसे स्थिति में हमें राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। जब राज्य बीच में आते हैं तो ये राजनीति का विषय बन जाता है। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है वो राजनीति का विषय बन जाता है। अगला टॉपिक है हमारा कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है, क्या जरूरत है पर्यावरण की चिंता करने की। और आपने देखा होगा पिछले कुछ 10-20 वर्षों में या फिर 2-4 दशकों के अंदर आपने देखा है कि पर्यावरण की चिंता बहुत तेजी से उभर करके सामने आई। उसके पीछे के कारण क्या है? क्या पहले पर्यावरण नहीं था? क्या पहले पर्यावरण की चिंता नहीं की जाती थी? पहले पर्यावरण की चिंता सच में नहीं की जाती थी, क्योंकि जब तक पर्यावरण ने, जब तक इस प्रकृति ने हानिकारक प्रभाव मनुष्य को दिखाने स्टार्ट नहीं किए, तब तक मनुष्य ने इसको जैसे चाहा वैसे प्रयोग में लाया, जितना चाहा इसका हनन किया, जितना चाहा इसका दुरुपयोग। परंतु जैसे ही, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 60 के दशक में पर्यावरण ने हानिकारक अपने प्रभावों को दिखाना शुरू किया, तब जाकर के कहीं इस मनुष्य की आंखों से पर्दा हटा, और तब जाकर के मनुष्य ने देखा कि क्या क्या हो रहा है, जिसके कारण से हमें सोचने की आवश्यकता पड़ रही है पर्यावरण को लेकर। तो आपको वही सारे कारण बताने हैं कि क्यों हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला टॉपिक है, जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि में बहुत तेजी से कमी आ रही है। देखिए, कृषि योग्य भूमि में तेजी आ रही है, ऊपर से डबल इम्पैक्ट देखना किस प्रकार से पड़ता है कि हमारी भूमि के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। डबल इम्पैक्ट कहने का मतलब डबल प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है। एक तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उस जनसंख्या के निवास के लिए भूमि चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनको बसाने के लिए जो कृषि योग्य भूमि थी, जो चारागाह थे जहां से पशुओं के लिए चारा आता था, उस भूमि को अब निवास स्थान की भूमि में बदला जा रहा है। और इस प्रकार से बहुत तेजी से गांव के जो चारागाह हैं, उपजाऊ भूमि है, वो तेजी से निवास स्थान योग्य भूमि में बदली जा रही है, और बहुत बड़ी संख्या में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। साथ ही एक तो भूमि कम हो रही है, साथ में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके खाने वालों की या फिर कहें फसलों की मांग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि खाना तो चाहिए जनसंख्या को। तो ऐसी स्थिति में एक तो जो पहले जमीन दुगनी थी अब वो आधी हो रही है, और खाने वाले पहले जो आधे थे वो दुगने हो रहे हैं। तो इस प्रकार से डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बहुत भारी मात्रा में हम उस जो भूमि है उसका खनन कर रहे हैं, उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उससे गहन खेती करने लगे हैं। गहन खेती का अर्थ होता है एक समय में एक से अधिक फसल लेना। इधर गन्ने बो दिए, गन्ने के साथ में थोड़ी सी सरसों बो दी, उधरी हुई। तो आप अपना उदाहरण लेकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि आप एक टाइम पर कितना काम कर सकते हो। एक काम ही अच्छे से हो सकता है ना। तो कृषि भी, भूमि भी एक टाइम पर एक ही काम अच्छे से कर सकती है, एक ही फसल को अच्छे से उगा सकती है। लेकिन मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उसकी मांग को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बर्डन डालना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ रहा है हमारी भूमि के ऊपर। तो गाइज, भूमि कृषि योग्य कम होती जा रही है, एक चिंता का विषय है, इसीलिए हम चिंता कर रहे हैं। फिर पेयजल की कमी। गाइज, हमारी पृथ्वी के ऊपर वैसे तो 70% पानी है, सभी को पता है, कहीं पर 70, कहीं पर 71, वैसे हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 70% पानी है। अब 70% पानी है, उसमें से भी केवल 2 या 1%, 1-2% पानी ही पीने योग्य है, और उसमें से भी लगभग आधे से अधिक पानी ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, और कुछ एक पानी जो है वो
नदियों के रूप में हमें मिलता पीने को। फिर वो पीने योग्य पानी है गाइस, उसके अंदर तेजी से कमी होती है। तो हमें इसलिए सोचना पड़ रहा, पर्यावरण की चिंता करनी पड़ी। जैसे यूएनओ की रिपोर्ट थी 2006 की, उसमें बताया गया था कि विकासशील देशों के 120 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल पीने को भी नहीं है। लगभग 260 करोड़ लोगों को साफ सफाई की सुविधा का अभाव है, मतलब पानी भी नहीं है पीने के लिए। 120 करोड़ लोग, देखा होगा आपने गांव के अंदर लोग 10-10 किलोमीटर पानी पीने के लिए भरने जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण पर्यावरण को हानि। तो इसीलिए हमें पर्यावरण की चिंता करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पीने योग्य पानी पहले ही नहीं है और उसमें से जितना भी है उसका हम बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी कारण से देखोगे कि पूरे दुनिया के अंदर प्रति वर्ष जो है 30 लाख लोग मर जाते हैं। एक तो साफ सफाई नहीं है और साथ में पीने के पानी का अभाव है। साफ सफाई के अभाव में और पीने के पानी के अभाव में लगभग 30 लाख लोग मारे जाते हैं प्रति वर्ष। इसके बाद वनों की कटाई, ये तो कड़वा सत्य है, सभी को पता है इसके बारे में कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण बहुत भारी मात्रा में इमारती लकड़ियों की और साथ में ईंधन की मांग बढ़ी है। और इसी कारण से जो वन क्षेत्र है उसका ह्रास हुआ, यानी वन क्षेत्र कम हो गया। वनों की कटाई का जो वनस्पति ही नहीं, पूरे के पूरे वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि सांप को हम देख लेते हैं और बोलते हैं कि सांप घर में घुस गया, या शेर जो है गांव के अंदर आ गया। बेसिकली उल्टा होता है। उल्टा ये होता है बच्चों कि हम उनके घरों में घुस रहे हैं, वो हमारे घरों में नहीं घुस रहे हैं। जहाँ पहले बहुत शानदार जंगल हुआ करते थे, करोड़ों जीवों का जो आवास हुआ करता था, अब उस आवास को हमने काट करके वहां पे मकान बना दिए। अब वो जीव कहाँ जाएंगे? जीव तो और अंदर चले गए जंगलों की तरफ। परंतु कुछ जीव जो हैं नहीं जा पाते, जो वो वहीं रह जाते हैं, और या तो वो अपने आप को बदल लेते हैं या मर जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। तो गाइज, वनों की जो कटाई हो रही है, उस कटाई से पेड़ों को तो नुकसान है ही, वन क्षेत्रों का तो नुकसान है ही, साथ में जो वनों के अंदर वन्य जीव रहते थे उनके ऊपर भी बहुत भारी प्रभाव। के बाद की बात करें हम, फिर क्यों पड़ रहे हैं, तो ओजोन परत में बहुत तेजी से कमी आ रही है। ओजोन परत, सभी को पता है कि ओजोन परत जो है उसको भी भारी नुकसान हो रहा है। पूरे से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जिसको यूवी रेज कहते हैं, यूवी रेज, तो यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो गाइज, इन किरणों की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर ये मनुष्य के स्किन पर लगातार पड़ती रहे तो उनको स्किन का कैंसर तक हो जाता है। और इससे बचाने के लिए हमको ओजोन परत मदद करती है। ओजोन परत आप समझ सकते हो एक नेचुरल फिल्टर है। नेचुरल फिल्टर अर्थात ये एक छन्नी टाइप में है जो सूर्य के प्रकाश से यूवी रेज को छान देती है और हमको बिल्कुल शुद्ध, प्योर, नीट सूर्य का प्रकाश पहुंचाती है। लेकिन हमारी जो मनुष्य की अप्राकृतिक गतिविधियां हैं, बहुत भारी मात्रा में हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए हम मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, उनसे निकलने वाला जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है ओजोन परत के लिए। ओजोन परत की जो मोटाई है वो बेसिकली कम हो जाती है। अक्सर उस ओजोन परत की मोटाई को लोग बोलते हैं ओजोन परत में छेद हो गया है। बेसिकली छेद नहीं, उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी, यदि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब जब डेंसिटी कम हो जाती है तो जो सूर्य की किरणें वो सीधी आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पूरे विश्व के सामने ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब अगला क्या है कि समुद्रों में प्रदूषण बहुत तेजी से हो रहा है गाइस। तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर जो 70% प्रदूषण है और उसका 85% जो प्रदूषण है उसका जो जिम्मेदार है वो पृथ्वी का सतह वाला भाग है। सतह वाला यानी स्थल भाग जिम्मेदार है। यानी 70% पानी का, 85% प्रदूषण, 21% भूमि है। यानी 21% भूमि का भी वह हिस्सा जो केवल समुद्री तटों के किनारे है। यानी बहुत कम हिस्सा वो समुद्र के प्रदूषण का कारण है। 85% जो प्रदूषण होता है समुद्र का वो स्थल भाग करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है समुद्र के अंदर मनुष्य के द्वारा
कूड़ा कचरा जो बहा दिया जाता है, और जो कूड़ा कचरा बहा दिया जाता है उससे लाखों टन जो है गंदा कचरा वो जा करके मिलता है कहाँ पर, समुद्र के अंदर। साथ ही बहुत लाखों टन जो पेट्रोल है वो लीक होकर के समुद्र में फैल जाता है, और इससे क्या होता है, समुद्र के अंदर जब फैल जाता है तो गाइस क्या होता है कि वो समुद्र के अंदर पेट्रोल मिलता नहीं है पानी के अंदर, वो ऊपर लेयर बना लेता है, समुद्र के पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है। अब उस परत से क्या होता है कि अब जो मछलियां होती हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, वो समुद्र के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा छान करके लेते हैं, उनको यूज करते हैं। परंतु जैसे ही लेयर बन जाती है पेट्रोल की या फिर मिट्टी के तेल की या किसी की भी समुद्र के पानी के ऊपर, तो ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ पाता है पानी के। जब ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ पाता पानी के तो घुल नहीं पाता है पानी में, तो जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं, समुद्री जीव मर जाते हैं और उत्पादन में बहुत भारी कमी आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमें जो है पर्यावरण के प्रति इतना ज़्यादा चिंतित होना पड़ रहा है। तो आपके सामने ये पूरे के पूरे मैंने 5 कारण आपको बता दिए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। तो गाइस समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अगला टॉपिक है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। गाइज एक बात तो ये है कि सबसे पहले जो है स्टॉकहोम सम्मेलन को देखा जा सकता है पर्यावरण की चिंता के सम्मेलन के रूप में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कुछ हुए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुए। तो मैं आपको बता दूं स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, स्टॉकहोम सम्मेलन की विशेषताएं क्या है, मैं सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि 1972 में क्या हुआ कि क्लब ऑफ रोम के कुछ विचारकों ने, हालांकि 1959 में क्लब ऑफ रोम की जो बैठक हुई थी 1959 में, तो लेकिन 1959 की जो क्लब ऑफ रोम की बैठक थी उसके विचारकों ने जो है ये फैसला किया कि अब हम पर्यावरण की जो ऊपर चिंता करेंगे उसकी रखवाली का उन्होंने जिम्मा लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए पर्यावरण को लेकर के, और इसीलिए 1972 में क्लब ऑफ रोम के विचारकों ने ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, किसके लिए, पर्यावरण सम्मेलनों के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और उसी के माध्यम से 1972 में क्या हुआ गाइस, 1972 में स्टॉकहोम क्या है, एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर के एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन का नाम जहां पर वो हुआ था स्टॉकहोम में 1972 में, उसी के नाम पर वो सम्मेलन का नाम पड़ गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें यह तय किया गया कि पर्यावरण जो है ना, पहली बार तय किया हो गया है इसके अंदर कि पर्यावरण की जो रक्षा है वो राज्य की जिम्मेदारी इसकी, इसमें ही तय किया गया कि पर्यावरण की रक्षा एक देश की जिम्मेदारी होगी। फिर इसी दिन को या फिर कहें इसी सम्मेलन में 5 जून जो हम प्रत्येक साल जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बेसिकली 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की जो घोषणा की गई वो स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से ही की गई। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यही कहा गया कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। फिर इसमें कहा जाता है कि इसमें ही कहा गया, यानी तीसरा पॉइंट आप इसको समझ सकते हो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में ही कहा गया था कि यूएनओ एक ऐसी निकाय बनाएगा, एक ऐसा संस्था बनाएगा, एक ऐसी संस्था का निर्माण करेगा जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का समन्वय कर सकेगी। इस निकाय का नाम यूएनडीपी होगा, यूएनईपी सॉरी, तो यूएनईपी होगा। तो मैं आपको बता दूं यूएनईपी की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो यूएनईपी की भी स्थापना यूएनओ के माध्यम से ही की गई थी 1972 में। और ये यूएनओ ने क्यों किया, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन में ये घोषित कर दिया गया था कि यूएनओ एक संस्था बनाएगा, एक निकाय बनाएगा जिसका काम होगा पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण की गतिविधियों का पर समन्वय करना, उनकी रक्षा करना, उसके ऊपर नजर रखना। तो इसी के कारण से यूएनईपी की स्थापना की गई। के बाद अगला टॉपिक है हमारा, वो है कि
पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग 1983 से आप क्या समझते हो? तो पर्यावरण और विकास संबंधी 1983 का विश्व आयोग से आप क्या समझते हो? टॉपिक बहुत ही आसान है और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मैंने बताया कि 1987 में यूएनओ की महासभा ने, यूएनओ की महासभा सभी को पता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर के आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वाला हमारा चैप्टर देख सकते हो और हमने वो बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है उसकी। तो यूएनओ की महासभा ने पर्यावरण व विकास से संबंधित एक विश्व आयोग की स्थापना की। विश्व आयोग अर्थात जिसका काम होगा पूरी दुनिया के अंदर पर्यावरण के विकास को देखना कि पर्यावरण का विकास किस तरीके से चल रहा है। और इसी आयोग को एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है बर्टलैंड आयोग। याद रखना है, बर्टलैंड आयोग भी इसी विश्व आयोग का नाम है जो 1983 में स्थापित किया गया था। काम क्या था इसका? पर्यावरण विकास को देखना, पर्यावरण विकास को देखना। इसके बाद बर्टलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया और 1987 में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट, यानी इन्होंने सतत विकास की अवधारणा को लेकर के आए। बर्टलैंड आयोग जो है, जिसको हम विश्व आयोग भी कहते हैं, 1987 में एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था सतत विकास। अब सतत विकास को कैसे लाया गया सामने, उसमें एक पत्रिका थी, एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर यानी हम सबका भविष्य एक ही है। तो इसमें सतत विकास की परिभाषा की गई थी कि आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर सतत विकास के बारे में बताया गया था कि क्या होता है सतत विकास। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सतत विकास की परिभाषा जो दी गई वो थी कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास करना। यानी हम इस प्रकार से विकास करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पर्यावरण की जो हमारी संसाधन है उससे वंचित ना रह जाएं, वो हमारे पास रहने चाहिए, मौजूद रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा विकास की राह में अंधे हो जाएं कि सारे के सारे संसाधनों का बिल्कुल बेतरीके से प्रयोग कर दें और पूरे नष्ट कर दें। तो इसका बर्टलैंड आयोग ने ही ये सब चीज़ निर्धारित की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रियो शिखर सम्मेलन क्या था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 1992 में यूएनओ ने 1992 में यूएनओ का एक समझौता ब्राज़ील के एक नगर जिसका नाम है रियो द जेनीरो, ब्राज़ील के अंदर एक नगर है जिसका नाम है रियो डी जेनीरो, तो वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसीलिए इस सम्मेलन का नाम पड़ा रियो शिखर सम्मेलन। और ये 1992 में हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम 1992 रियो शिखर सम्मेलन क्यों पड़ा। फिर इसके बाद मैं बता दूं कि इस सम्मेलन को गाइस पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण विकास था। क्या था? कि पर्यावरण विकास किस तरीके से किया जाए। इस प्रकार से इस सम्मेलन के अंदर बच्चों वो 170 देशों ने भाग लिया और सैकड़ों अनौपचारिक तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी रही इसमें। और इस प्रकार से ये यूएनओ का अब तक का सबसे बुलाया गया पर्यावरण संबंधित सम्मेलन था। अब तक का सबसे बड़ा पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन बना वो रियो शिखर सम्मेलन बना 1992 का। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी। इसमें क्या हुआ कि उत्तरी दुनिया, देखिए गाइज आपको समझना पड़ेगा उत्तरी दुनिया और दक्षिणी दुनिया। तो आपको पता होगा कि इस रेखा का नाम है, जो जियोग्राफी पढ़ता है उसको तो ज़्यादा जल्दी नॉलेज समझ में आ जाएगा। ये जो रेखा है भूमि के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, मध्य से गुजरती है। ये रेखा भूमि के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। और जैसे ही दो भागों में बांटती है तो एक होता है ऊपर वाला हिस्सा और एक होता है नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध है प्यारे बच्चों, और एक है दक्षिणी गोलार्ध। आप सभी को पता चल गया होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या अंतर है मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसके सारे देश लगभग विकसित देश हैं।
लगभग सभी देश अच्छी कंडीशन में है। इसके विपरीत जितने भी दक्षिण के देश हैं, दक्षिण गोलार्ध के देश हैं, वो अविकसित देश या विकासशील देश हैं। कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। अब मैं आपको बताऊं कि इस सम्मेलन में क्या हुआ कि उत्तरी दुनिया यानी ऊपर के देश, दक्षिणी दुनिया यानी नीचे के देश, यानी उत्तरी दुनिया यानी विकसित देश और दक्षिणी दुनिया यानी गरीब तथा विकासशील देश। रियो सम्मेलन में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अमीर तथा गरीब देशों के बीच में जो खाई कम कैसे की जाए, वो डिफाइन नहीं कर पाया रियो शिखर सम्मेलन, क्योंकि 1992 तक ये क्लियर हो चुका था कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली वगैरह जो देश हैं वो बहुत लंबे समय से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से विकास कर रहे हैं और उन्होंने ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दक्षिण के देश जैसे इंडिया, फिर इसके बाद घाना और इथोपिया, ये देश छोटे छोटे देश हैं, अभी कुछ समय पहले ही आज़ादी प्राप्त की है इन्होंने, और इन्होंने तो अभी शुरू भी नहीं किया विकास करना, तो इनकी जिम्मेदारी अलग होगी और जो विकसित देश है उनकी जिम्मेदारी अलग होने वाली थी। लेकिन ये जो रियो शिखर सम्मेलन था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाया, इसीलिए ये इसकी एक कमी के रूप में देखा जाता है। तो आशा करता हूं आपको रियो शिखर सम्मेलन समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम, एजेंडा 21। तो गाइज एजेंडा 21 बेसिकली क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन के अंदर ही जो घोषणाएं थी, जो उद्देश्य थे, उसी का नाम है जो है एजेंडा 21। यानी रियो शिखर सम्मेलन के अंदर जो निष्कर्ष निकला, जो परिणाम निकला, वो बेसिकली एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 निकला मतलब उन्होंने मोटे तौर पर बातें स्वीकार की कि हम इन 21 प्रमुख मांगों के ऊपर काम करेंगे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। तो एजेंडा 21 उसी का नाम है। तो एजेंडा 21 क्या है, और साथ में इसे रियो घोषणा पत्र भी कहते हैं, क्योंकि रियो शिखर सम्मेलन के बाद ही ये निकल करके सामने आया। फिर ये भी पर्यावरण से जुड़ा होने वाला है, चैप्टर ही पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको याद रखना भी। तो रियो जो घोषणा सम्मेलन है या फिर रियो शिखर सम्मेलन है, एजेंडा 21 है, 1992 भी कहते हैं इसे। इस घोषणा पत्र का शीर्षक था, इसमें एक शीर्षक निर्धारित कर दिया गया कि भविष्य के लिए हरा भरा रास्ता। इतना याद रखना आपको, ये इसका कहते हैं ना लोगो था। रियो घोषणा पत्र के अंदर जो एजेंडा 21 था, उसका जो लोगो बनाया गया वो था भविष्य के लिए हरा भरा रास्ता। इसके अंदर प्रमुख सिद्धांत जो 21 निर्धारित करे गए, उसमें से कुछ मुख्य बढ़ लेते हैं हम। कौन कौन से थे? पहला, सतत विकास। सतत विकास की परिभाषा बर्टलैंड आयोग ने की थी, जैसे मैंने आपको बताया 1986 में। और बर्टलैंड आयोग ने क्या कहा है सतत विकास के बारे में, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर जैव विविधता और वनों की रक्षा की बात की गई कि हम भाई जैवों की विविधता, जीवों की विविधता को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखेंगे और वनों को भी बचाएंगे। इसमें कहा गया कि राज्यों के बीच में पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं, राज्यों के बीच में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सूचना का आदान प्रदान जरूरी होगा। यानी कोई भी दुनिया का देश है, वो पर्यावरण का जब भी मामला आएगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे, वो बताएंगे कि हम इस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में राज्य का एक महत्वपूर्ण मदद करेंगे एक दूसरे की, तो मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में एक दूसरे की पूरी मदद करेंगे। फिर विश्व पर्यावरण सुरक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होगी। यानी एजेंडा 21 में यह निर्धारित कर दिया गया कि जो विकसित देश हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा में उनकी जिम्मेदारी अधिक होगी। तो गाइज एजेंडा 21 में ये 5 प्रमुख मांगे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूं कि रियो शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां बतानी है कि क्या उसने हासिल किया। तो 2 चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि रियो शिखर सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया के अंदर सतत तथा जिसको हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं, सतत और टिकाऊ विकास एक ही है, तो सतत और टिकाऊ विकास संबंधी एक आयोग की स्थापना कर दी गई। ये रियो शिखर सम्मेलन के माध्यम से ही की गई थी, तो ये भी एक इसका कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद विकसित देश ऐसी व्यापार नीति बनाएंगे जो गरीब देशों के प्रतिकूल है वह बदल दी जाए। मतलब इसमें यह कहा गया कि जितने भी विकसित देश हैं वो एक ऐसी नीति बनाएंगे जो भी गरीब देश हैं, जो गरीब देशों को नुकसान पहुंचाती है, उन सबको बदली जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो है रियो शिखर सम्मेलन की। इसके बाद गाइज अगला टॉपिक है आपका
कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। अब साझी संपदा मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका था, अब उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अटलांटिक संधि हुई थी 1959 और 1987 में मैट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। दोनों की तारीख और दोनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि अटलांटिक संधि 1959 और 1987 में मैट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें उन पदार्थों का उल्लेख किया गया था पहली बार उन पदार्थों का उल्लेख किया गया इन संधियों के माध्यम से जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो भी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले तत्व थे उनकी पहचान कर ली गई थी और कहा गया था कि संपूर्ण विश्व जो है उन गैसों को, उन तत्वों को, उन जो भी हानिकारक पदार्थ है उनको उत्सर्जन में कमी करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएगा। पहला कदम ये उठा, मतलब आप यानी अटलांटिक संधि और मैट्रियल प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा कदम, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर व्यापारिक शोषण पर प्रतिबंध। देखिए गाइस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पूरे के पूरे बर्फ से ढके हुए हैं और साथ ही हमारे वो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी फिर हम बात करें वो हमारे क्या हैं, वो हमारी साझी संपदा है। वो किसी देश की नहीं है, किसी या फिर कोई अलग देश नहीं है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उस पर कोई एक देश का अधिकार नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का अधिकार। पूर्ण विश्व का अधिकार है तो मतलब साझी संपदा है। तो गाइज अगर ये संपदा का इसी प्रकार से यूज करते रहते मनुष्य, तो जल्द ही उस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी खोद देते, उसको भी खराब कर देते। तो इसको रोकने के लिए पहले ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के व्यापारिक शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी व्यापार नहीं होगा वहां पर। अगर आपको करना है तो आप वहां पर जाकर के शोध काम कर सकते हो, प्रशिक्षण कर सकते हो, लेकिन उसको यूज नहीं करोगे, ये रोक लगा दी गई। फिर यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1982 में समुद्री समझौते के अनुसार। मतलब 1982 में यूएनओ ने समुद्री समझौता करा दिया। अब समुद्री समझौते की क्या विशेषता थी कि जितने भी देश समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनको हम तटीय राज्य कहते हैं, यानी जो भी समुद्र के किनारे रहते हैं, देश लगते हैं समुद्र से, उन देशों के लिए अनिवार्य क्या कर दिया गया कि वो देश केवल 20 समुद्री मील तक ही संसाधनों का प्रयोग कर पाएंगे अपने लिए। जैसे कि मान लीजिए भारत के जो राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे राज्य हैं जो लगते हैं समुद्र के किनारे। तो इन राज्यों से लेकर समुद्र के अंदर तक केवल भारत को परमिशन मिली है, या फिर अन्य कोई भी देश जो समुद्र के किनारे रहता है वो केवल 20 मील अंदर तक ही जाकर के जो है अपना कोई भी संसाधनों को निजी हाथों में ले सकता है, उनका यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी खुदाई कर दी जाकर के। भारत का अगर मन कर रहा है तो चला गया 500 किलोमीटर अंदर और वहां पर जाकर के जो है कोई भी खुदाई करके काम करने लग गया, नहीं। फिर ऐसे में जवाब देना पड़ेगा भारत को यूएनओ के अंदर। अर्थात यूएनओ के 1992 के समुद्री समझौते के द्वारा लोगों को या फिर कहें देशों को, जो समुद्र के किनारे देश है, उनको सीमित कर दिया गया कि आप केवल 20 मील दायरे तक ही संसाधनों का यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जाकर के। अगर ऐसा हो रहा होता तो गाइज अब तक दुनिया के जो अमीर देश हैं वो एक एक कोना छान देते संसाधनों की तलाश में। तो इसको भी सुरक्षित कर दिया गया, एक कदम महत्वपूर्ण था। इसके बाद चौथा, पश्चिम के जो राष्ट्र हैं यानी विकसित देश, साथ ही जापान एकमात्र देश है एशिया का, जिसे हम पूरब का भी कह सकते हैं, ईस्ट का कह सकते हैं, एकमात्र देश है जो विकसित है, पूरे एशिया का एकमात्र देश। तो पश्चिम के राष्ट्र व जापान इन विकासशील राष्ट्रों को उन्नत तकनीक प्रदान करे जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। गाइस देखिए, आप समझिए इस चीज को कि जो राष्ट्र अभी अभी आजाद हुए हैं उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? रोटी पकाने के लिए थोड़ी ना वो एलपीजी का यूज करेंगे या फिर किसी चीज का। वो तो जो परंपरागत ईंधन है, लकड़ियां और कोयला, उसी को जलाएंगे, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं है। तो इसमें ये जिम्मेदारी तय की गई कि पश्चिम के राष्ट्र और जापान, विकासशील देश जो भी नए नए आजाद हुए हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए उन्नत तकनीक देंगे, उनको टेक्नोलॉजी देंगे, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वो यूज कर ले नए देश और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। जैसे भारत के अंदर पहले अधिकतर जो बसेस होती थी
वो पेट्रोल डीजल या से ही चलती थी, और अक्सर जो इंजन हुआ करते थे रेल के, वो भी डीजल इंजन और कोयले के इंजन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्रांति हुई टेक्नोलॉजी में, तो भारत से बाहर से भी जो है अब गैस के इंजन भी आ गए हैं, अब सीएनजी आ गई। ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत से बाहर से आई। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने कम से कम पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचा। तो यानी साझी संपदा की सुरक्षा के लिए उठाए गए ये 4 कदम महत्वपूर्ण थे। आपको इसको अच्छे से याद रखना है और बहुत ही ज्यादा। अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। गाइज अगला टॉपिक है आपका साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत पहले से विकसित हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, लैक्समबर्ग, नीदरलैंड और ऐसे ही बहुत सारे देश, कुल मिलाकर के पश्चिम के या यूरोप के देश कह लीजिए, या उत्तर भारत या उत्तरी गोलार्ध के देश कह लीजिए, उत्तरी दुनिया कह लीजिए, ये देश ऐसे हैं जो बहुत पहले से विकसित है। अब बहुत पहले से विकसित है यानी बहुत पहले से उद्योगों का यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये देश ऐसे हैं जो बहुत पहले से पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचा, लाखों टन जो है ये कार्बन का उत्सर्जन करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो गाइज अब क्या है कि जो देश बहुत पहले से ही पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचा रहे हैं, जब पर्यावरण को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी आई या जिम्मेदारी किसी की भी आती है, तो गाइज जो जितना यूज करा है, जिसने जितना ज्यादा पैसा कमाया, उसका उतना ज्यादा फर्ज भी बनता है, उसका उतना ज्यादा जो है जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण को उतनी ज्यादा जो है सुरक्षा प्रदान करे। परंतु हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जिन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण ज्यादा पहुंचाया, अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी जब उनका मौका आया कि इस प्रकृति को कुछ देने का, ले तो उन्होंने बहुत लिया, जब देने का बारी आई तब वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे और आरोप लगाने लगे विकासशील देशों के ऊपर कि ये सारा का सारा जो पर्यावरण को हानि हो रही है उसके जिम्मेदार जो हैं वो विकासशील देश हैं। विकासशील देशों के माध्यम से ही ज़्यादा पर्यावरण को हानि हो रही है। तो गाइज चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मेरी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है। तो देखिए, रियो घोषणा कहती है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को विश्व भागीदारी की भावना से काम करना चाहिए। मतलब रियो घोषणा पत्र में यह कहा गया कि सब मिलकर के पर्यावरण की सुरक्षा करें, परंतु इसी में आगे भी कुछ लिखा है, वो ध्यानपूर्वक सुनना है। वो क्या लिखा है कि विकासशील देशों को ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। विकसित देशों का, यहाँ पर याद रखना, विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए क्योंकि उनकी गतिविधियां भूमंडलीय पर्यावरण को ज्यादा दबाव डालती हैं, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए विकसित जो देश हैं वो बहुत पहले से उद्योगों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो इसमें ये रियो घोषणा पत्र में कहा गया था। परंतु रुख देखिए, यानी विकसित देश क्या कहते हैं और विकासशील देश क्या कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही उनका व्यवहार होने वाला है कि विकसित देशों ने पर्यावरण असंतुलन के लिए विकासशील देशों को भी बराबर का जिम्मेदार मानने के लिए कहा कि उनको भी बराबर का जिम्मेदार बनाइए कि विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बोला जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसका कारण विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। वह कहते हैं कि क्षतिपूर्ति के लिए विकासशील देशों को बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब अगर हम भरपाई करनी है पर्यावरण की तो बराबर की जिम्मेदारी दीजिए आप विकासशील देशों को, हमारे ऊपर ज्यादा मत थोपिए। जबकि रियो घोषणा पत्र क्या कहता है, जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो ज्यादा देगा। और रियो घोषणा पत्र क्या, व्यवहारिकता, मानवता और समझदारी भी यही कहते हैं भाई जो ज्यादा यूज करता है वो ज्यादा पैसे देता है, जो ज्यादा गाड़ी चलाएगा ज्यादा पेट्रोल का खर्चा देना पड़ेगा भाई उसे, सीधी सीधी बात है। परंतु अब देखिए विकासशील राष्ट्रों का क्या मत है। तो विकासशील राष्ट्र उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी मत दे। देखिए विकासशील देशों का मत है कि उद्योगों की ज्यादा विकास विकसित देशों में हुआ है। मतलब जो उद्योग हैं उनका विकास ज्यादा जो हुआ है वो विकसित देशों में हुआ है। जैसे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा, वैसे वैसे पर्यावरण को भी प्रदूषण बढ़ने लगा। यानी विकसित देशों में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा
वैसे वैसे पर्यावरण भी बढ़ता चला गया, प्रदूषण। इसके बाद विकासशील देशों की गरीब और कष्टों का एक सबसे बड़ा कारण विश्व व्यापार व संसाधनों और उन्नत प्रौद्योगिकी पर विकसित देशों का नियंत्रण है। वो कह रहे हैं कि हमें गरीब कह रहे हैं, हम गरीब हैं मानते हैं, तो हमारी जो सारे कष्ट हैं, हमारी जो सारी गरीबी है, उसका कारण ही विकासशील जो देश बोलते हैं वो विकसित देश हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि विकासशील देशों को बड़ी तेजी से अपना औद्योगिक विकास करना है। विकासशील देशों को बड़ी तेजी से अपना औद्योगिक विकास करना है। इसीलिए पर्यावरण रक्षा के लिए जो नियम कायदे कानून उन्नत देशों पर लागू होते हैं वे विकासशील देशों पर भी लागू नहीं होने चाहिए। मतलब उन्होंने तो पहले यूज कर लिया है, उन्होंने पहले यूज कर लिया है पर्यावरण का। अब विकासशील राष्ट्र भी पर्यावरण का प्रयोग करके तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पहले ही उनके पर बांध दोगे, तेजी से उड़ना चाहते हैं, अगर अब पहले से ही उनके पर बांध दोगे तो वो कैसे उड़ पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमें छूट दीजिए, जो कायदे कानून आप उन पर लगा रहे हो वो तो ठीक है भाई, उन्होंने तो पहले ही विकास कर लिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उड़ने का मौका दीजिए, हमें भी विकास करने का मौका दीजिए, हमें थोड़ा छूट दीजिए। तो ये विकासशील मतों जो देशों का मत है। तो गाइज आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था और बहुत इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992। तो गाइज इसको कई बार हम UNFCCC के नाम से जानते हैं। UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये 1992 में हुआ। इसमें क्या था इसको समझना आपको अनिवार्य है। तो 1992 में रियो डी जेनेरो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मतलब UNFCCC पर हस्ताक्षर हुए। यह 1994 में लागू हुआ। इस समझौते का संबंध वैश्विक तापमान से था, मतलब जो पूरे विश्व के अंदर तापमान में वृद्धि हो रही है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के ऊपर ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों का डूबने का खतरा है। तो उसको रोकने के लिए 1992 में जो रियो सम्मेलन था उसी के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसने UNFCCC को भी पेश किया। तो UNFCCC क्या थी, जो 1994 में लागू हुई और उसका उद्देश्य था पूरे विश्व के अंदर वैश्विक तापमान को कम करना। वैश्विक तापमान अर्थात जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको तेजी से कम करना। इसके कारण क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम किया जा सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग अर्थात मैं आपको बता चुका हूँ ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है जब हम बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रदूषण करते हैं, तो उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो है जो ग्लेशियर्स हैं पृथ्वी के ऊपर वो पिघलने लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए 1992 में UNFCCC कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें क्या था गाइस, इसमें ग्रीन हाउस, आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं या जो हानिकारक गैसें हैं के उत्सर्जन से धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसमें विकसित व विकासशील राष्ट्रों की जिम्मेदारी तय करना, क्योंकि सभी की भूमिका अलग अलग है और बढ़ते तापमान का बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये UNFCCC का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं हर एक कमेंट के ऊपर नज़र रखता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी स्पेशल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो गाइज आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये भी याद रखना पड़ेगा। देखिए कुछ एक 3-4 मैं नाम बता देता हूँ, जैसे आपने अभी 1972 वाला पढ़ा, ठीक है। इसके बाद 1992 का पढ़ा, अब 1997 का। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है, उनको जानना आपको जरूरी है। अगर आप इनको नहीं जानोगे ना तो ये चैप्टर बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब हम अच्छी तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए।
तो गाइज क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिबंध, और क्योटो का है जापान का एक शहर है, उसका नाम है, 1997 में हुई थी। तो गाइज इस प्रकार से जापान के नगर में जो एक संधि हुई, एक सीमा निर्धारित करी गई, उसका जो संधि का नाम ही फिर क्या पड़ गया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जिसको 1977 में भी पेश किया गया था। अब देखिए क्या था, 1997 में काफी वाद विवाद के बाद क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसके संधि हुई भाई, संधि पर तय कर लिया गया क्या क्या होने वाला है, तो संधि की गई। तय किया जा सका कि इस संधि के सिद्धांत 1992 के फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित थे। अब देखिए 1992 में वो यूएनएफसीसी के बारे में, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो यूएनएफसीसी, मैंने बताया था 1992 में ये लागू हुई थी, सॉरी 1992 में पास हुई थी, 1994 में ये लागू हुई थी। और इसके अंदर मैं पूरा बताया था, ये बेसिकली क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित थी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी जो है इसी पर आधारित थी, यानी यूएनएफसीसी पर ही आधारित थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी के सिद्धांतों पर ही आधारित थी, ठीक है। और क्योंकि संसार में विकासशील देशों ने जो है 172 देश थे, इस पर अपना समझौते की पुष्टि कर चुके थे, मतलब 172 देश जो विकासशील देश थे वो भी इसे स्वीकार कर चुके थे। अंत में यह समझौता हुआ कि विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जो सदस्य देश हैं जैसे जापान भी है, तो ये जो देश है विकसित देश हैं, वो अपनी गैसों के उत्सर्जन में अगले 1 दशक में यानी 10 सालों में क्या करेंगे, 5% की कमी कर लेंगे। यानी इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या निर्धारित किया गया, जो कि बेस थी किसके ऊपर, 1992 के यूएनएफसीसी पर। तो उसमें यह कहा गया था कि जितने भी विकसित देश हैं वो आने वाले 10 वर्षों में अपने कार्बन उत्सर्जन में 5% की कमी कर लेंगे। फिर वैज्ञानिकों के अनुसार जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरोकार्बन आदि गैसें जिम्मेदार हैं। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, या फिर कहें ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल नामक जो संधि थी उसको मानने से मना कर दिया, ऐतराज जताया। इसलिए उस समय इस संधि पर उन्होंने मना कर दिया इसको मानने से, यानी 1997 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, ध्यान रखना, नाम मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बता रहा था कि परंतु अमेरिका ने 3 दिसंबर 2002 को जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए, सॉरी अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिसंबर 2002 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अमेरिका ने नहीं किए। अमेरिका बाद में करेगा, देखना अभी आपको पता चलेगा कब करेगा इस पर। देखिए अगला टॉपिक है कि क्योटो प्रोटोकॉल से भारत और चीन जैसे देशों को छूट क्यों दी गई। वही वाली बात है कि औद्योगिकरण में इन देशों का योगदान और ओजोन परत में वो नुकसान पहुंचाने में इनका योगदान विशेष नहीं है, इन्होंने योगदान नहीं दिया है उसको नुकसान पहुंचाने में, इसीलिए इनको छूट दी गई। जबकि 5% कमी करने का जो लक्ष्य दिया गया वो विकसित देशों को दिया गया, जबकि चीन और भारत जैसे देशों को इसके लिए जो है छूट दे दी गई। कारण आपको पता चल चुका है कि उन्होंने पहले ही जो है बहुत कम नुकसान पहुंचाया। अब बाली सम्मेलन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया का एक शहर है, नगर है, जिसका नाम है बाली में जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन में 190 देशों ने प्रतिबंध, मतलब 190 देशों ने शामिल हुए इसके अंदर। अब ये क्या जरूरत थी बाली सम्मेलन की इंडोनेशिया वाले में, तो मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना गाइज, क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा वाला, 1992 वाला। अब 1992 वाला क्योटो प्रोटोकॉल जो था, सॉरी 1997 वाला जो 1992 पर आधारित था, तो 1992 के यूएनएफसीसी पर आधारित था। यानी 1992 के यूएनएफसीसी के द्वारा 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल आया। और जो क्योटो प्रोटोकॉल था बेसिकली क्या था गाइज, वो एक्सपायर होने वाला था।
क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में एक्सपायर होने वाला था और 2007 आ चुका था। तो पूरा विश्व चाहता था कि क्योटो प्रोटोकॉल के समाप्त होने से पहले ही एक क्योटो प्रोटोकॉल जैसी एक संधि बना ली जाए, एक एक मसौदा तैयार कर लिया जाए, ताकि क्योटो प्रोटोकॉल से समाप्त होने से पहले एक संधि बन जाए क्योटो प्रोटोकॉल जैसी। तो बेसिकली इसीलिए बाली में जो है 2007 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि क्योटो प्रोटोकॉल को समाप्त होने से पहले एक उसके जैसी संधि मिल सके। तो आगे देखते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह वर्ष 2009 तक या 2009 के अंत तक एक मसौदा तैयार करना था, या सहमति बनी, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल 2012 में समाप्त हो रहा था। इसलिए 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक संधि को मान्यता दी जानी थी। क्योटो प्रोटोकॉल को नामंजूर करने वाले देशों में मात्र एक जो है अमेरिका था, और उसने बाली सम्मेलन में अमेरिका ने जो है इस समझौते को मान लिया। यानी क्योटो प्रोटोकॉल को उसने 2007 में बाली सम्मेलन में आकर के माना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा बाली सम्मेलन है क्या। तो बाली सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने वाला था और क्योटो प्रोटोकॉल जैसी एक संधि बनानी थी। इसीलिए 2007 में ये तय कर लिया गया कि हम 2009 में मिलेंगे। कहाँ पर? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो वहां पर उन्होंने बोला कि हम 2009 में वहां एक समझौता करेंगे जो क्योटो प्रोटोकॉल जैसा ही होगा। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बिठाया गया बाली सम्मेलन वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, और नहीं आया तो फिर दोबारा आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि अगला जो टॉपिक है आपका डरबन सम्मेलन 2011। डरबन, तो डरबन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो 2011 में डरबन सम्मेलन में यह समझौता हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2017 तक लागू रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर एक नई संधि 2015 तक तैयार कर ली जाएगी। तो ये तो पढ़ने से ही समझ में आ गया कि डरबन सम्मेलन में क्या निर्धारित किया गया कि क्योटो जो प्रोटोकॉल है अब वो 2015 तक चलेगा। हालांकि 2012 में वो खत्म होना था, लेकिन 2015 तक उसकी जो एक्सपायरी डेट को बढ़ा दिया गया, और 2017 तक वो एक्सपायरी डेट चलेगी उसकी। यानी कुल मिलाकर के उसको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया उसकी डेट को, और कहा गया कि इसी डरबन सम्मेलन में कि 2015 तक एक और मसौदा तैयार कर लिया जाएगा, एक संधि बना ली जाएगी नई। ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका रियो सम्मेलन 2020, या फिर कहें जिसको रियो 20 भी कहते हैं, रियो +20 भी कहते हैं। और इसकी खासियत क्या थी, इसका नाम क्यों मिला ऐसा, रियो +20 क्यों कहते हैं इसे? तो बेसिकली ये 2012 में हुई थी। आपको पता होगा कि रियो सम्मेलन का पहला जो बैठक हुई थी 1992 में हुई थी। इसमें अगर आप 20 जोड़ दोगे तब पहुंच जाओगे 2012 के अंदर। तो इस तरीके से हम देखें कि जो रियो सम्मेलन है उसको 2012 में 20 साल पूरे हो रहे थे। 2012 में 20 साल पूरे हो रहे थे, इसीलिए इस उपलक्ष्य में दोबारा से 20 साल बाद पर्यावरण को लेकर के यूएनओ का एक और सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक वहीं जहां पर पहले रियो में आयोजित किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। इसीलिए इसका नाम जो है क्योटो प्रोटोकॉल या फिर रियो सम्मेलन निर्धारित रख दिया गया, यानी रियो +20 कहा गया। इसलिए इसे रियो +20 कहा गया क्योंकि ये रियो के ठीक 20 साल बाद हो रहा था। ठीक 20 साल बाद हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 1992 में ब्राजील के एक नगर रियो द जेनेरो में पर्यावरण व विकास के मुद्दे पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था। सभी को पता है, पढ़ करके आए हैं अभी हम। 20 साल बाद जून 2012 में एक बार फिर विश्व के नेता उसी नगर, उसी जगह, उसी समय इकट्ठा हुए और एक सम्मेलन हुआ गैसों के उत्सर्जन के बारे में। परंतु इसमें कोई ठोस लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका, और हमें कैसा भविष्य चाहिए इसका ये शीर्षक था कि हमें भविष्य में कैसा भविष्य चाहिए, वो इसका शीर्षक था। जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें यह अवश्य कहा गया था कि साफ सुथरी तकनीक हासिल करने के लिए जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की मदद करेंगे, आसान किस्तों पर पैसा देंगे, कम कर्ज में पैसा देंगे, ताकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी खरीद सकें जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। तो बेसिकली रियो +20 क्या है? ये वही है। इसका नाम इसको इसलिए मिला क्योंकि 1992 में जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके ठीक 20 साल बाद ये हो रहा था। तो रियो +20। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
इसके बाद की मैं आपको बताता हूँ कि अगला जो टॉपिक है वो ये है कि कोपेनहेगन समझौता 2009 क्या है, इसकी असफलता के क्या कारण थे। कोपेनहेगन समझौता 2009 इसकी असफलता के कारण। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोपेनहेगन समझौता क्या है। बेसिकली मैंने आपको इसको बाली सम्मेलन में बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि 2012 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो समाप्त होने जा रहा था। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त होने जा रहा था, इसीलिए 2007 में उससे पहले एक संधि कर ली गई जिसका नाम है बाली समझौता 2007 में। उसमें यह कहा गया कि हम 2009 तक जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पर एक संधि करेंगे जिसका काम होगा वो होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बदले एक नई संधि के रूप में विकसित करना। तो गाइज उसी को आप समझ सकते हो, आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2009 की इसकी सफलता या फिर इसकी असफलता के कारण क्या थे, सब बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ। ये यूएनओ का 15वां सम्मेलन था। ठीक है गाइज, ये यूएनओ का क्लाइमेट के ऊपर या कहें पर्यावरण के ऊपर ये 15वां सम्मेलन था जो 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। इसीलिए इसको कॉप 15 भी कहते हैं, कॉप 15। तो इसीलिए इसको कॉप 15 का नाम दिया जाता है। आपसे पूछ ले कॉप 15 क्या है तो भी कोपेनहेगन समझौता ही बताना है आपको। तो ये दिसंबर 2009 में प्राय ये शुरू हुआ। इस सम्मेलन में जो है 192 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोपेनहेगन समझौता जो था उसके प्रमुख लक्षण क्या थे या फिर प्रमुख लक्ष्य क्या थे, प्रमुख लक्ष्य क्या थे। तो इसमें यह तय किया गया कि दुनिया के अमीर यानी विकसित देश गैस उत्सर्जन में 25 से लेकर 40% की कमी लाएंगे। इसमें कोपेनहेगन समझौते में कहा गया कि जो दुनिया के अमीर और विकसित देश हैं वो गैस उत्सर्जन में 40 से लेकर जो है 25 से 40% के बीच की कमी लाएंगे, उन्होंने ये कहा इस समझौते के अंदर। फिर इसमें क्या कहा गया कि विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक मदद देंगे साफ सुथरी तकनीक खरीदने के लिए। दो चीजें इसमें कही गई। फिर इसके बाद बताऊं कि ये जो सम्मेलन था ये सम्मेलन भी असफल सिद्ध हुआ। उसके कारण क्या थे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ 2025 तक 17% कटौती करने की मांग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम 2025 तक केवल कार्बन उत्सर्जन में 17% कटौती ही करेंगे। यानी 25 से जो 40% का कॉन्सेप्ट था वो यहीं पर भंग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि 2030 तक हम 42% की कटौती अवश्य कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है यहीं फेल हो गया ये। इसके बाद जापान ने बोला कि हम 2090 को आधार वर्ष बनाएंगे और केवल 25% की कमी करेंगे। यानी उन्होंने बोला कि जो हम पहले हमने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब हम 2000 या 1990 को आधार बनाएंगे और उसके बाद केवल 25% की कमी करेंगे भविष्य। अब फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2000 को माना आधार वर्ष के, हम तो 2000 के बाद देखेंगे कितने परसेंट की कमी। इसने भी बोला कि हम 25% की कटौती करेंगे सिर्फ। इसके बाद कोपेनहेगन समझौते की एक सबसे बड़ी कमी क्या थी, वो थी बाध्यकारी नहीं था, यानी मर्जी मानो या ना मानो। तो गाइज ये यहीं समाप्त हो जाता है समझौता, यानी इसकी कोई महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं रह गई। इसके बाद इस सिद्धांत के अंदर जो है या फिर ये कहीं जो समझौता था कोपेनहेगन, इसमें अलग अलग जिम्मेदारियों को अस्वीकार कर दिया गया था। यानी सबकी जो अलग अलग जिम्मेदारी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें उसको अस्वीकार कर दिया, मानने से मना कर दिया था कि भाई सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये मना कर दिया था। इन्होंने बोला सबकी एक जैसी जिम्मेदारी, तो इसीलिए भी ये फेल हो गया। इसके बाद आपका अगला है ये साझी संपदा के आकार और गुणों में गिरावट क्यों आ रही है। जो साझी संपदा है हमारी उसके आकार और उसकी गुण में गिरावट क्यों आ रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण, गहन खेती अर्थात जो हमारी जमीन है हम उसके ऊपर एक समय में एक से अधिक खेती कर रहे हैं, एक से अधिक फसल ले रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते जा रहा है और उसके गुणों में कमी आती है। निजी व्यक्तियों को जो वन है वो निजी काम के लिए दे दिए गए हैं या फिर कहें उनका प्रयोग व्यापारिक तौर पर कर रहे हैं लोग, जैसे एमआरएफ की कंपनी को जंगल दे देना, हॉकी की स्टिक बनाने के लिए जंगलों को बेच देना। तो ऐसे ही इससे नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को। पारिस्थितिकी तंत्र विकृत होता जा रहा है हमारा।
फिर इसके बाद समुद्रों का दुरुपयोग हो रहा है, समुद्री जीवों का दोहन हो रहा है, समुद्र का भी दुरुपयोग करते हैं, उसके अंदर देखा होगा कचरा फेंक देते हैं। और बहुत सारे देश तो अपना जो सूखा कचरा होता है वो उसको कहाँ फेंकते हैं, वो समुद्र में डाल ला करके पटक देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये साझी जो संपदा है हमारी, चाहे भूमि है, जल है, पानी है, परिस्थिति की ये सब चीज़ का गुण में कमी आती जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है भारत के पवित्र। पवित्र मतलब कई बार आपने पवित्र के बदले एक शब्द सुना होगा पावन, तो पवित्र या पावन कुछ भी कह लीजिए आप। तो भारत के पावन वन या भारत के पवित्र वन। और वन प्रांतर, प्रांतर जो शब्द है वो प्रांत से निकला है। अब प्रांत क्या होता है, एक जगह का नाम होता है या हिस्सा होता है, एक जगह होती है, तो हम हिस्से से समझ सकते हैं। तो आप क्या समझते हो, तो भारत के पवित्र वन प्रांतर से आप क्या समझते हो, तो आपको बताना है कि ये भारत के अंदर वो वन है, वो क्षेत्र हैं वनों के जो पवित्र माने जाते हैं, जिनके ऊपर हम उनको काटना मना है, जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो ऐसे हिस्से, ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ पौधे जो पवित्र माने जाते हैं, जिनकी कटाई मना है, उन्हीं को हम कहते हैं भारत के पवित्र वन प्रांतर हिस्से या क्षेत्र, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर पेड़ों की कटाई मना है, ऐसे पेड़। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो आने की जनजातियां, आपने जनजातियां देखी होंगी, अनेक जनजातियां वन भूमि के कुछ प्रांतों को, कुछ हिस्सों को बहुत ज्यादा पवित्र मानती हैं, कुछ उपवनों को। वे इन्हें देव अरण्य कहते हैं। देव अरण्य मतलब देवों के समान, भगवान के समान मानते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर भगवान का वास होता है, अर्थात ये ऐसे उपवन हैं जहां देवता निवास करते हैं। तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में इसी प्रकार के वन बहुत मौजूद हैं। और उत्तराखंड जो है उसको इसीलिए देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि देवों की भूमि है, वहाँ पर देवों का निवास होता था। तो वहाँ पर कुछ पेड़ या कुछ जंगल हैं जिनको देव अरण्य कहते हैं, यहाँ पर देवता निवास करते हैं और पवित्र मानते हैं वो लोग इनको, तो उनकी कटाई की बिल्कुल मनाही है। इसीलिए यहाँ पर इन वनों को दरांती से और कुल्हाड़ी से काटना बहुत सख्त मना है, या फिर लोगों की परंपराएं हैं। यहाँ पर लोगों को अगर पेड़ों से कुछ चाहिए होता है तो वो दरांती से या कुल्हाड़ी से नहीं लेते हैं, बल्कि उसको हाथों से तोड़ करके लेते हैं, क्योंकि वो उनको पवित्र मानते हैं, भगवान तुल्य मानते हैं। तो ये था आपका भारत के अंदर पवित्र वन प्रांतर है। ये क्या आप समझते हो, तो आप बता दोगे कि भारत के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जनजातियां ऐसी हैं जो वनों को बहुत पवित्र मानती है, देवों के समान मानती है, अर्थात देव जहाँ निवास करते हैं ऐसे स्थान मानती है, जैसे कर्नाटक, केरल और ये आपका उत्तराखंड। तो वहां पर लोगों ने मना कर दिया इन क्षेत्रों के अंदर कुल्हाड़ी दरांतियों से काटने को। फिर कह रहा जो पवित्र वन प्रांतों का मूल्य क्या है, क्या उसका मूल्य है, तो देखिए, कहने को तो हम केवल जो है वनों को बचा रहे हैं, कहने को तो हम केवल वनों को बचा रहे हैं, लेकिन वनों के साथ साथ में बहुत सारी चीजें स्वतः ही बचती जा रही हैं। जैसे वन भूमि के कुछ हिस्से की रक्षा हो रही है, फिर इसके माध्यम से जैव विविधता की रक्षा होती है, जीव जंतु बचते हैं, पशु पक्षियों की रक्षा होती है, फिर हमारा इन्हीं वनों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है, और जनजातियों के हितों की भी रक्षा होती है, क्योंकि जनजातियां जो इनसे प्यार करती हैं, जो इनको देवतुल्य मानती है, वो भी तो बची रहती है इसके माध्यम से। तो हम आगे देखते हैं अगला अपना टॉपिक, ये आसान था। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण मुद्दों पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का पक्ष और भारत द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन करना है कि भारत ने पर्यावरण को लेकर के क्या क्या कदम उठाए हैं। तो मैं बता दूं, भारत सदैव ही पर्यावरण संरक्षण का पक्षधर रहा है। भारत में प्राय सभी पर्यावरण सम्मेलनों में विकासशील देशों के पर्यावरण से संबंधित अधिकारों की आवाज उठाई है उन्होंने। मतलब हमेशा से भारत पर्यावरण को सुरक्षित करने के माध्यम से लेकर के आवाज उठाता रहा है। तो जैसे भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए 2002 में, और उन्होंने स्वीकृति दे दी कि भाई हम भी कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे। फिर इसके बाद वैश्विक तापमान को कम करने में भारत का सहयोग हमेशा से रहा है। फिर राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति अपनाई हमने, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति अपनाई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और ट्रकों के अंदर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, जिसके माध्यम से कम पर्यावरण को नुकसान। के बाद बिजली अधिनियम 2003, बिजली अधिनियम 2003।
तो बिजली अधिनियम 2003 लाया गया भारत के अंदर। इसका क्या उद्देश्य था? नवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है सभी को पता है, ऐसी ऊर्जा जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके और जिसको प्रयोग करने से पर्यावरण का नुकसान भी ना होता। तो ऐसी ऊर्जा का प्रोत्साहन दिया जाने लगा भारत के अंदर, जैसे बायो गैस और बायोडीजल। ठीक है, बायोगैस और बायोडीजल। बायोगैस और बायोडीजल क्या होता है? बायो मतलब बायोलॉजिकल, मतलब कुल मिलाकर के जो पेड़ पत्तियों से गोबर से जो गैस बनती है, और बायोडीजल भी ऐसे ही, जैसे एक पेड़ होता है जिसका नाम है जटोपा। क्या नाम है? जटोपा। एक पेड़ है जिसका नाम है जटोपा। तो ये पेड़ है, इसको पीस करके इसका तेल निकाल करके हम पेट्रोल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यानी बायोडीजल और बायोगैस का प्रयोग बढ़ाने की बात की गई भारत में राष्ट्रीय जो है मतलब बिजली अधिनियम 2003 में। इसके बाद भारत ने जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो समझौता हुआ था जिसका नाम है वियना समझौता, तो वियना समझौता को भारत ने स्वीकृति प्रदान की और भारत ने अपने देश के अंदर भी ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी कि हम भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के ऊपर एक प्रकोष्ठ बनाएंगे। वो ध्यान रखेगा कि भारत के अंदर कोई भी ऐसा काम ना हो जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता हो, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता। तो इसके बाद हम देखते हैं, हम विकासशील देशों की मांगों और जरूरतों पर बल देते रहे हैं। भारत ने रियो सम्मेलन की घोषणा का समर्थन किया। भारत ने रियो सम्मेलन की घोषणा का समर्थन कर दिया कि भाई जो भी रियो सम्मेलन घोषणा करता है, जैसे जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं, ठीक है ना, एजेंडा 21 की सारी मांगों को भारत मानने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कोपेनहेगन समझौता जो हुआ था, आप सभी को पता, कोपेनहेगन समझौता 2009 वाला। 2009 वाला जो कोपेनहेगन समझौता था उसके अंदर भारत ने बोला, जबकि भारत के ऊपर कोई वो बाध्यकारी नहीं था, वो विकसित देशों के लिए बाध्यकारी था। ठीक है, तो भारत ने बोला कि हम 2020 तक अपनी मर्जी से 25% की कटौती करेंगे कार्बन उत्सर्जन में। तो यानी ये भारत ने कदम उठाए पर्यावरण सुरक्षित करने की दिशा में, भारत का पक्ष रहा ये। के बाद अगला टॉपिक है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2014। तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और सम्मेलन हुआ जिसको जलवायु शिखर सम्मेलन 2014 के नाम से जाना जाता है। तो यह सम्मेलन भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, असफल रहा। यह अमीर देशों ने विकासशील देशों को साफ सुथरी तकनीक हासिल करने के लिए जो कर्ज देने की बात की थी, आश्वासन दिया था कि हम गरीब देशों को कम पैसों में सस्ते ऋण में पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, वो उससे नकार गए। यहाँ पर आकर के उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2014। इसके बाद पर्यावरण संबंधी आंदोलनों की चर्चा करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन बेसिकली होते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो पर्यावरण संबंधी आंदोलन होते हैं मुख्य तौर पर ये देश के द्वारा नहीं किए जाते हैं, या तो ये गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए जाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय जो जनजातियां हैं या फिर जो लोग हैं वही करते हैं, और ये स्थानीय तौर पर सक्रिय होते हैं। ये आंदोलन किसके लिए होते हैं? तो आपको बता दूं, पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन होते हैं वो मुख्यतः जलवायु, भूमि, वन और इसी प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनके इर्द गिर्द केंद्रित रहते हैं। जैसे दक्षिण के देश हैं, दक्षिण के देश अर्थात जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, इसमें अधिकतर देश कौन कौन से शामिल हैं? वो ब्राजील है, चिली, मैक्सिको, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, अफ्रीका के देश शामिल हैं। ब्राजील में वन संरक्षण पर जो योजनाओं को सरकार और एनजीओ दोनों की ही आर्थिक मदद मिल रही है। मतलब ब्राजील के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा अमेज़न जंगल है, जिसको आप सभी जानते हो, वो विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ की जो सरकारें हैं वो जो है मदद करती हैं, साथ में एनजीओ भी मदद करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जो एनजीओ हैं वो भी ध्यान रखनी चाहिए। आपको WWF का नाम याद रखना होगा, एक ऐसी ही एनजीओ का नाम है जो सहायता करती है पर्यावरण आंदोलनों की ब्राज़ील के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसी प्रकार से एक और संस्था है जिसका नाम है EDF, जिसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंट डिफेंस फंड।
ये दो संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार के आंदोलनों की जो है रूपरेखा को तैयार करती हैं, फंड करती हैं, मदद करती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उत्तर के देशों में वन आंदोलन, ये तो दक्षिण के देशों की स्थिति है, वहां पर तो लोगों को पैसे इधर से जुगाड़ करने पड़ते हैं, लेकिन जो दक्षिण के देश की स्थिति है, मतलब उत्तर के देशों की जो स्थिति है वनों के आंदोलनों की, तो वहां पर जो आंदोलन हो रहे हैं वो वनों के विनाशों के बारे में उत्तर के जो विकसित देशों भी चिंतित हैं, जैसे फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 2002 में 2002 के वन शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, रूस ने वन विनाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन जो देश जैसे कनाडा है, वो लकड़ी जो इमारती लकड़ी है उसके लिए मशहूर है, बहुत निर्यात करता है, उसने मानने से मना कर दिया प्रतिबंधों को, बोला हम नहीं मानते इन प्रतिबंधों को। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पर्यावरण संबंधी आंदोलन हो रहे हैं और किस प्रकार से दक्षिण में चल रहे हैं और किस प्रकार से जो है उत्तर में चल रहे हैं, यानी विकसित देशों में और विकासशील देशों में। आप देखिए वही इन आंदोलनों के बारे में आपसे पूछेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन आंदोलनों में, यानी उत्तर के आंदोलनों की जो है पर्यावरण संबंधी आंदोलन और दक्षिण के पर्यावरण संबंधी आंदोलनों में अंतर बताइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अंतर है, आप समझना। जो दक्षिण के आंदोलन है, दक्षिण के पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण के जो देश हैं वो जो है क्या है कि करोड़ों, लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर जनजातियां निवास करती हैं, मतलब करोड़ों लोग रहते हैं दक्षिण के जो देश है, चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस है और क्या कहते हैं ऐसे अन्य देश हैं, तो वहां पर करोड़ों की संख्या में जनजातियां निवास करती हैं। तो जो दक्षिण दुनिया के या फिर कहें अविकसित देश हैं, वहां पर जो वन आंदोलन है वो जनजातियों के लिए भी आंदोलन होते हैं, जनजातियों को सुरक्षित करने के भी आंदोलन है। इसमें दक्षिण के वन आंदोलनों का मुद्दा इन लोगों की आजीविका और उनके निवास से जुड़ा हुआ है, यानी वहां पर जो वन आंदोलन होते हैं वो इसलिए होते हैं, वनों की सुरक्षा इसलिए मांग की जाती है क्योंकि वहां पर जनजातियों को नुकसान हो रहा है, वहां पर वनों की कटाई हो रही है। लेकिन उत्तर भारत के जो या फिर कहें उत्तर जो दुनिया के उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों के जो आंदोलन है उसमें क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर के राज्यों या फिर यहाँ पर राज्यों का अर्थ आप देश से समझना, ठीक है। तो उत्तर के राज्य अपने वनों का संरक्षण सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि जैव विविधता बनी रहे, पेड़ पौधे और वन्य जीवों को नुकसान ना हो। यहाँ पर उनको केवल जैव विविधता और पेड़ पौधों से लेना देना, जबकि दक्षिण भारत के लोग जैव विविधता, पेड़ पौधों के साथ में वहाँ पर निवास करने वाली करोड़ों जो जनजातियां हैं उनको लेकर के भी चिंतित है। तो ध्यान रखना है, बेसिकली यही अंतर है उत्तर भारत ये बार बार या दक्षिण जो दुनिया के देश हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको इस चीज को। आपका अगला टॉपिक जो है ये है कि बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन। तो आपको रखना है बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन होते हैं तो वो किन बातों को ध्यान में रख करके होते हैं। तो जितने भी बड़े बांधों को लेकर के आंदोलन होते हैं वो तीन बातों पर टिके हुए होते हैं। पहला तो नदी व नदी घाटियों को बचाने के लिए, क्योंकि नदियों को भी, नदियां तबाह हो जाती हैं, पानी खत्म हो जाता है नदियों का, नदी घाटी सूख जाती हैं। जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास होता है, जलवायु पूरी तरीके से बदल जाती है बांधे जब बनते हैं, और लोगों का विस्थापन रोकने के लिए। उदाहरण देख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया में 1980 के दशक में जो है बड़ा जन आंदोलन चलाया गया जिसका उद्देश्य था फ्रैंकलिन नदी और उसके आस पड़ोस के जंगलों व पहाड़ी इलाकों की रक्षा करना। ऐसा आंदोलन चलाया गया मतलब पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऐसे ही आंदोलन एक भारत के अंदर भी चला जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप सभी को पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन की पूरी इतिहास। तो जो बेसिकली नर्मदा नदी पर था और सरदार सरोवर परियोजना स्थापित की जा रही थी जिसके अंदर लगभग छोटे और बड़े बांधों को मिला दें तो 200 के करीब बांध बनने थे, और जिससे पूरी नदी का जो पानी था कहीं पर भाव तेज हो रहा था, कहीं पर कम हो रहा था, कई इलाके सूख रहे थे, कई इलाके जलमग्न हो रहे थे। उसको बचाने के लिए ये आंदोलन हुआ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही भारत। तो उदाहरण भी दे सकते हो आप। तो बेसिकली बड़े बड़े जो आंदोलन बांध होते हैं उनके विरुद्ध जो आंदोलन होते हैं वो तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत का उदाहरण। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो गाइज ये है कि विदेशों में संसाधनों के लिए संघर्ष या भू राजनीति का अर्थ बताइए। देखिए
भू राजनीति और विदेशों में संसाधनों के लिए संघर्ष दोनों एक ही हैं, लेकिन टॉपिक देखने से ऐसा लग रहा है दोनों बहुत अलग हैं। मैं आपको बता दूं भू राजनीति क्या होती है। अगर आपको भू राजनीति समझ में आ गई तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो भू राजनीति क्या होती है कि किसी देश की भौगोलिक विशेषता, जैसे भारत को लीजिए आप। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में थार मरुस्थल, और इधर हमारा पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी कह लीजिए, और साथ में हमारा सुंदरवन, जहां पर बहुत ही खतरनाक जानवर है। तो गाइस ये हमको एक नेचुरली डिफेंस मुहैया कराते हैं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं। और इसीलिए ध्यान रखिए कि कोई भी देश भारत की तरफ आसानी से आने से पहले सोचता है। तो यानी भारत की जो भौगोलिक विशेषता है उसको जब हम ध्यान में रखें और उससे जब हमारी राजनीति के ऊपर प्रभाव पड़ने लगे, अब भारत की इस विशेषता के कारण क्या होता है कि भारत को ना तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता दक्षिण में, जैसे दक्षिण में हमारा कोई देश नहीं है, पानी है, तो वहाँ पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि आर्मी लगाई है भारत में, या फिर भारत वहाँ पर सेना के ऊपर खर्चा कर रहा है, कभी नहीं सुनोगे आप। जबकि हमारे दक्षिण में ये पूरी स्थिति इस प्रकार की बनी है। जबकि हम देखें उत्तर भारत में, पश्चिम में, पूरब में, वहाँ पर हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारा अक्सर जो है झगड़ा होता रहता है, तो हमें वहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। अगर वहाँ पे भी कोई ऐसी प्राकृतिक हमारे पास सपोर्ट होती जिसका हम प्रयोग एक डिफेंस के रूप में ले पाते, तो हमारे को वहाँ पे भी पैसा खर्च कम होता। यानी किसी देश की भौगोलिक विशेषता का जब उसके राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव पड़ने लगता है तब हम उसको कहते हैं भू राजनीति, यानी भूमि के कारण राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता है। यानी भौगोलिक विशेषता का जब राजनीति पर प्रभाव पड़ने लग जाए तो वो कहलाती है भू राजनीति। ठीक है, तो मैं बताऊं कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी भू राजनीति के कारण हमेशा दुनिया की नजरों में बने रहते हैं। ठीक है, और दुनिया के जो विदेश के लोग, मतलब विदेश जो हैं, वो इन संसाधनों के लिए ही जो है, इन भौगोलिक विशेषताओं के लिए ही हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं इन देशों के ऊपर। जैसे खाड़ी के देश में तेल संसाधन, दक्षिण अफ्रीका के देशों के अंदर खनिज संपदा भरपूर मात्रा में, तो अक्सर इन्हीं के कारण ये जो देश हैं वो गुलाम बने और इन्हीं के कारण से इन्होंने युद्ध भी झेले। आपने देखा होगा कि खाड़ी के देशों के अंदर 2003 के अंदर अमेरिका ने जो है इस प्रकार से युद्ध कर दिया, इस प्रकार से आक्रमण किया। तो इन जो संघर्ष हैं, इन संघर्षों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इन संघर्षों को हमें समझना है कि कैसे से कैसे संघर्ष चले, तो हम दो भागों में बांट सकते हैं इन संघर्षों को। एक तो हम बांटेंगे शीत युद्ध के दौरान, या फिर कहें शीत युद्ध के बाद। ठीक है, शीत युद्ध के बाद, या फिर कहें शीत युद्ध का युग। जब ये शीत युद्ध का जो युग है वो कैसा होगा, जाहिर बात है आप सभी को पता है 1945 और 1945 से लेकर 1991 तक के बारे में पढ़ना है इस युग के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने नजर रखी प्राकृतिक संसाधनों पर। तो तेल या अन्य खनिज वाले प्रदेशों को चारों ओर से घेर लेना और उनके आसपास के वातावरण के पास सैनिक अड्डे बना लेना, इस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार होता था। फिर इस सब का कारण उनकी भू राजनीति का, इन प्रदेशों तक पहुंचने वाले सारे समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लेना। फिर यह देखना कि इन देशों में जो सरकारें बनी हैं चालाकी से या बलपूर्वक उन्हें अपने नियंत्रण में कैसे किया जाए, इस फिराक में लगे रहना। इसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रयोग करके इन देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना। जैसे इन देशों के अंदर इतनी कंपनियां स्थापित कर देता कोई देश, इनकी पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंड हो जाती है, फिर इनका शोषण शुरू। फिर इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद देख सकते हैं, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देश, अमेरिका, भारत अपना बहुत सारा जो पैसा है खर्चा करता है, वो इन्हीं संसाधनों को प्राप्त करने में खर्च करता है। तो जिसकी प्राप्ति के लिए इन देशों को विभिन्न प्रकार से अपने पक्ष में रखना पड़ता है, चाहे धमकाना पड़े, चाहे इनको प्यार से रखना पड़े। और कैसे जो है 1991 में अमेरिका ने यूज किया इराक का, वो आप सभी को पता है। 2003 में इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद जल संसाधन को लेकर के विवाद और युद्ध होते हैं इनके साथ में। अब जल को लेकर के कैसे विवाद और युद्ध होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो वो जॉर्डन नदी आपने सुना ही होगा। जॉर्डन नदी बेसिकली जो है एशिया और यूरोप के कुछ देशों में बहती है। जॉर्डन नदी के पानी को लेकर के 4 राज्य दावेदार हैं, इजराइल, जॉर्डन,
सीरिया और लेबनान, तो पानी को लेकर के लड़ते रहते हैं इसमें। ये भी हमारे संसाधन है गाइस। फिर इसके बाद नील नदी 3 देशों को लड़ाती है आपस में। इसमें मिस्र है, इथोपिया और सूडान। मिस्र, इथोपिया, सूडान, नाम याद रखना है। एक नदी है कोलोराडो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है, इसके पानी को लेकर 2 भागीदार हैं, वो है मैक्सिको और अमेरिका। मैक्सिको और अमेरिका। और इस प्रकार से हम देखें तो नदी को जल संसाधनों को लेकर के विवाद है। फिर और देखते हैं और क्या विवाद है। अब हम बात करते हैं जल संसाधनों से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि कारखानों से निकलने वाले पदार्थ, सीवरेज, विषैली चीजें नदियों में जो है छोड़ दिए जाते हैं, यह प्रदूषण को लेकर के निचले तल पर जाती है। और निचले स्तर पर जो देश स्थित हैं वो ऊपर के देशों के बीच में इसीलिए झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी भेजते, मतलब पानी में कचरा डालते हैं या फिर पानी में प्रदूषण करते हैं, तो नीचे तक आता है, तो वो झगड़ा बनता है। इस प्रकार से नदियों के बहाव को लेकर के विवाद हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, भारत के अंदर ही देख लीजिए आप, कृष्णा कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश जैसे देश आपस में झगड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से हम देखें कि नदियों पर बांध बनाने से निचले तल, नदियों से बांध बनाने से जो निचले तल में बसे हुए इलाके हैं उनके पानी में कमी होती है और पानी को लेकर के विवाद हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको भी हमने। इसके बाद हम बात करेंगे मूल निवासी और उनके अधिकारों को लेकर के। मूल निवासी और उनके अधिकार। तो मूल निवासी कौन है, मैं आपको सबसे पहले ये समझना होगा मूल निवासी कौन है। तो मूल निवासी का जो पर्सन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। तो मूल निवासी ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके वंशज, जिनके पुरखे या फिर कहें पूर्वज, जिनके पुरखे या पूर्वज उसी देश के रहने वाले थे जहां पर उनका जन्म हुआ है, अर्थात वो कहीं बाहर से नहीं आए थे और ना ही लाए गए थे। तो ऐसे लोगों को हम जो है मूल निवासी कहते हैं। और भारत जैसे देशों में ऐसे मूल निवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है, या आप समझ सकते हो मूल निवासी अर्थात मूल निवासी इज इक्वल टू आदिवासी। आप समझ सकते हो मूल निवासी इज इक्वल टू आदिवासी होते। तो कौन होते हैं मूल निवासी, यानी जिनके वंशज कहीं और से ना आए हों और उसी जो है देश में पैदा हुए हों जहां वो रह रहे हैं, तो वो मूल निवासी। फिर मूल निवासियों के अधिकारों की बात करें तो मूल निवासियों की बेसिकली 3 अधिकारों की मांग होती रहती है। 3 बातों को लेकर के वो झगड़ते रहते हैं मूल निवासी। तो एक तो पर्यावरण का मुद्दा, उनको पर्यावरण में अपना क्योंकि ये मूल निवासी जो हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं वो पर्यावरण पर ही डिपेंड रहते हैं। तो पर्यावरण पर ही डिपेंड रहते हैं, तो इस प्रकार से पर्यावरण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, महत्वपूर्ण अधिकार है उनका। वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हमको चाहिए पर्यावरण, हम इनके बिना नहीं रह सकते। तो वो पर्यावरण को एक अधिकार के रूप में मांग करते हैं। फिर मूल निवासी जो हैं संसाधनों के ऊपर अपने संसाधन जो हैं, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियां हैं, उनको अपना एक अधिकार बनाने की मांग करते हैं। साथ ही मूल निवासी जो हैं राजनीतिक शक्ति को हासिल करने की चाह करने लगे। वो कहते हैं कि हमें जो है राजनीति के अंदर भी जो है मौका मिलना चाहिए ताकि हम अपने जंगलों को, हम अपनी संपदा को सुरक्षित करके रख सकें। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल निवासी के अधिकार और मूल निवासी कैसे कहते हैं वाला टॉपिक आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो मूल निवासियों और अधिकारों की समस्याएं कौन कौन सी। तो मैं बताऊं, पहली बात तो मूल निवासियों की जो समस्या है वो भूमि और संसाधन को लेकर के है, क्योंकि मूल निवासी की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो जंगल है। अब जंगल गायब हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, तो उन्हें उचित आवास और निवास, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें ये चीज़ें मिलें। यानी भूमि और संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, उनकी एक ये समस्या। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो आप सभी को पता है कि वनों के फैलाव में कमी के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। मूल रूप से जो निवासी हैं वो गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण खत्म तो उनकी आय के साधन खत्म और उनकी आयु सीमा भी घटती जा रही है। तो ये भी एक समस्या है मूल निवासियों की। इसके बाद सांस्कृतिक जो पहचानें हैं उनकी वो खत्म होती जा रही है। मूल निवासियों की खुद की सांस्कृतिक पहचानें थी, मूल निवासियों की अपनी बोलियां थी, रीति रिवाज थे, पहनावा था, नृत्य थे, पोशाकें थी। जब भी कभी उनकी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, जब भी कभी, तो मूल निवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उन्हें वहां से हटना पड़ा है। तो इसके कारण क्या होता है
कि जो उनकी पहचान थी, उनकी पहचान को भारी क्षति पहुंचती है, उनको भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार से शक्ति और अधिकारों से वंचित हो जाते हैं वो, यानी मूल निवासी जो थे, मूल निवासी तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। कई देशों में तो मूल निवासियों को जीवन का भी अधिकार नहीं होता है, उन्हें सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए, पैसों के लिए जान से भी मारने का प्रयास किया। तो अधिकार और शक्ति से भी वंचित हैं वो, जीवन का भी अधिकार नहीं है, ये भी उनकी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप मूल निवासियों की समस्याओं को अच्छी तरीके से भलीभांति तौर से देख सकते हो। तो गाइज ये था आपका मूल निवासी वाला क्वेश्चन, मूल निवासियों की समस्याएं, मूल निवासी किसे कहते हैं, मूल निवासियों के अधिकार, ये पूरा पैकेज है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आदिवासी कौन थे, मूल निवासी तथा जनजातियों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है। देखिए आदिवासी कह लीजिए, मूल निवासी या जनजाति, तीनों एक ही है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, तो देखिए, तो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, तो देखिए मूल वंश, भाषा, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो इनके साथ में, तो इनके अधिकार बचे रहेंगे। 1975 में स्थापित मूल निवासी परिषद एक स्वयंसेवी संस्था है जो मूल रूप से जो मूल निवासी हैं उनके सुरक्षा के बारे में पहल करती है, उनकी सुरक्षा की जानकारी रखती है अपने पास, जिसका नाम है मूल निवासी परिषद। ये एक स्वयंसेवी संस्था है गाइस, एनजीओ टाइप में समझिए। इसी प्रकार से जो है यूएनओ ने 1992 में मूल निवासियों के विषय में एक वर्किंग ग्रुप की रचना की थी। वर्किंग ग्रुप मतलब जो इनके लिए काम करेगा, और इसमें सलाह दी गई कि उनके विरुद्ध जो भी भेदभाव है वो नहीं होने चाहिए, ये यूएनओ ने भी कहा, क्या उन्हें भी मौके मिलने चाहिए, उन्हें भी राजनीतिक अधिकार, उन्हें भी राजनीतिक शक्तियां पूरी मिलनी चाहिए, ये यूएनओ ने भी कहा। तो हम इस तरीके से ये कदम उठा करके उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है गाइस, वो है अटलांटिक चार्टर से, मतलब अटलांटिक जो है, अटलांटिक एक पूरा का पूरा हमारा महाद्वीप है, सभी को पता है, दक्षिण के अंदर। तो उसके ऊपर किसका नियंत्रण है, क्या स्थिति है, तो मैंने बताया आपको कि अटलांटिक महाद्वीप 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्र है, एक महाद्वीप है। यह मुख्यतः एक बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस पर किसी भी देश का या संगठन का कोई नियंत्रण नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अटलांटिक है वो हमारी साझी संपदा है, और साझी संपदा की मैं विशेषता बता चुका हूँ क्या होती है। साझी संपदा, साझी संपदा ऐसी संपदा जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर सबका होता है। फिर इसके बाद, लेकिन कोई भी देश या संगठन शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस पर अनुसंधान कर सकता है। जैसे भारत ने भी 3 अनुसंधान केंद्र जो है अटलांटिका पे लगाए हुए हैं। तो गाइज इस प्रकार से ये जो अटलांटिका वाला टॉपिक था आपका ये भी हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। तो अगला टॉपिक है आपका, और अंतिम टॉपिक है इसका, शायद अंतिम टॉपिक ही होगा, देख लेते हैं एक बार। पर्यावरण संबंधी मामलों पर भारत के पक्ष की व्याख्या कीजिए, यानी भारत ने पर्यावरण संबंधी मामलों में क्या कहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, भारत सदैव ही पर्यावरण संरक्षण का पक्षधर रहा है। भारत में प्राय सभी पर्यावरण सम्मेलनों में विकासशील देशों के पर्यावरण से संबंधित अधिकारों की आवाज उठाई। भारत में पर्यावरण प्रदूषित होने का जिम्मेदारी विकासशील देशों को मानता है। भारत भी मानता है कि जो भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार विकसित देश है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं। भारत ने जहां क्योटो प्रोटोकॉल 2000 पर ही उस पर हस्ताक्षर कर दिया, वहीं घरेलू कई मोर्चों पर उन्होंने कई कदम उठाए। जैसे मैंने बताया था, राष्ट्रीय स्वच्छ ईंधन नीति 2002 वाली, आप 2003 वाली, इसमें आप बता सकते हो। बाकी और भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। फिर सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं संधियों का पालन करना होगा, ये भारत ने कहा। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित देश को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, ये भी भारत की राय थी। तो इस प्रकार से देखें तो भारत का पक्ष क्या रहा है शुरुआत से ही, एक तो पर्यावरण को बचाना, साथ ही पर्यावरण को जो है जिम्मेदारी ज्यादा लेनी होगी विकसित देशों को, ये कहना है भारत, ये पक्ष है भारत, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से देखें तो भारत ने भी पर्यावरण को लेकर के हमेशा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गाइज वीडियोस हमारी बड़ी होती हैं लेकिन टॉपिक सारे क्लियर करता हूँ मैं। तो गाइज आज की जो वीडियो थी उसके अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ना
गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।